प्यारे बच्चों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। और ये जो नया वीडियो है, ये जो आपका चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस वीडियो का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 का। और इससे पहले वीडियो में हमने कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब मैं उसी से आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो चौथा प्रश्न है, 3 प्रश्न हमने फर्स्ट वीडियो में किए थे, अब फोर्थ प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम रहमान की आयु को मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। तो अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी और 3 वर्ष बाद कितनी आयु होगी? तो अब से 3 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु होगी वो होगी x-3 वर्ष, क्योंकि 3 माइनस कर देंगे। और 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? x-5 वर्ष। जैसे आप 7 साल के हैं तो 3 साल पहले आपकी आयु कितनी थी? 7 में से आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। और 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी? उसके लिए आपको 5 प्लस करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमने x में से 3 को माइनस किया 3 वर्ष पूर्व आयु के लिए, और 5 वर्ष बाद जो आयु है उसके लिए 5 हमने प्लस किया। अब आपको दिया क्या है? प्रश्न में क्या दिया है कि आपने क्या करना है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम लेना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो x-3 का उल्टा आपने लेना है 1/x-3। और 5 वर्ष बाद आयु मतलब x-5, इसका भी क्या लेना है आपको? उल्टा। और उनका उल्टा लेके उनका योग कर देना है। तो प्रश्नानुसार 1/x-3, x-3 का व्युत्क्रम, और 1/x-5, x-5 का व्युत्क्रम, इनका योग किसके बराबर है? 1/3 के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास प्रश्न के अनुसार जो हमारे पास एक समीकरण बन रहा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस समीकरण को हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे? हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा? x-5 जमा x-3। तो आपके पास जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x-5 जमा x-3, और नीचे वाली रकमें भी आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करना है। तो आप x और x देख सकते हैं कितने हो जाएंगे? 2x और 5x, 5 में से 3 गया, रह जाएगा 2। और वैसे ही हम नीचे भी गुणा करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 2x जमा 2। यहाँ पर आप बारी बारी से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x² जमा 5x। वैसे ही x को -3 से करेंगे तो -3x, और 5 को -3 से करेंगे तो -15। तो इस तरह से आपके पास ये जो अगला स्टेप आया। अब इससे अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? 5x में से 3x को माइनस कर देंगे तो रह जाएगा आपके पास 2x। तो आपके पास समीकरण आ जाएगा x² जमा 2x -15 आ जाएगा नीचे, बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हमें क्या करना है? अब ये 3 को उस तरफ ले जाइए, और ये जो यहाँ पर द्विघात बहुपद बना है इसको इस तरफ ले आइए। तो 3 से जब आप गुणा करेंगे तो 3 दूने 6x जमा 6 आ जाएगा। तो ये अगले स्टेप को हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा 6x जमा 2, और दूसरी तरफ x² जमा 2x -15। अब आपको क्या करना है कि इस समीकरण को, जो लेफ्ट वाली रकम है उसको राइट पे ले जाओ और राइट वाली रकम को लेफ्ट पे ले जाओ। तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं? x² जमा 2x -15 बराबर है 6x जमा 6। अब आपको इस 6x को भी इस तरफ लाना है और 6 को भी इस तरफ लाना है। तो 6x माइनस का हो जाएगा और 6 भी माइनस का हो जाएगा। 2x में से जब आप 6x को माइनस करेंगे तो -4x आ जाएगा, और -15 और -6 -21 हो जाएंगे।
तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर है 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया है जिसका हम हल निकालना चाहते हैं। तो हल हम कई विधियों से निकाल सकते हैं, पर हम यहाँ पर जो विधि यूज़ करेंगे वो है गुणनखंड विधि। और आपको पता है गुणनखंड विधि के लिए क्या करते हैं हम, 21 एकम 21। तो 21 के आपको संयोजन देखने हैं, कॉम्बिनेशंस देखने हैं जिससे कि 4 आ जाए। तो 21 के ऐसे संयोजन जिससे 4 आ जाए वो है 7 और 3। और क्योंकि 4 आपको माइनस का चाहिए तो इसलिए हमें लेने पड़ेंगे -7 और +3। तो -4x को कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x जमा 3x। और जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आप ये चेक जरूर कर लें कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अगले स्टेप में आप यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 3 को कॉमन या उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो आपके पास अंदर बच जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पर भी x माइनस 7। तो जैसे अभी तक हम करते आए हैं तो इसके जो गुणनखंड बन जाएंगे वो है x जमा 3 गुणा x माइनस 7 बराबर है 0। अब मूल निकालने के लिए हमें इन दोनों को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो इससे आपके पास x माइनस 3 आ जाएगा और x 7 के बराबर आ जाएगा। और यही तो हमारे मूल या उत्तर हैं। अब -3 और -7 में -3 को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो आयु है वो माइनस में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमने सिर्फ x का एक ही मान लेना है, वो है x बराबर है 7। तो x बराबर है -3 हम नहीं लेंगे क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः x आ गया आपके पास 7। और x क्या है, x हमने शुरू में क्या माना था, वो थी रहमान की वर्तमान आयु। तो इसीलिए रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। माना शेफाली के गणित में अंक x है। अब गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग है 30। तो इसका मतलब अगर गणित में उसके x अंक आ रहे हैं तो अंग्रेजी में कितने आएंगे, अंग्रेजी में उसके अंक आएंगे, आपको माइनस करना पड़ेगा 30 में से, 30 माइनस x। तो जैसे मैं आपको एक और तरीके से भी इसको बता सकता हूँ कि मान लीजिए दो संख्याओं का जोड़ है 15, उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी क्या होगी, 15 माइनस 7। तो वैसे ही गणित में अंक अगर x है तो अंग्रेजी में अंक कितने होंगे, 30 माइनस x। अब आपको क्या करना है, गणित में 2 अंक अधिक करने हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम करने हैं। तो गणित में 2 अंक अगर अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो क्या होना था, तो गणित में अंक हो जाने थे x जमा 2 और अंग्रेजी में अंक कितने हो जाने थे, 30 माइनस x माइनस 3। तो हमने इनमें से क्या किया, गणित में 2 अंक घटाए और अंग्रेजी में 3 अंक घटाए। तो अब इसके बाद इन दोनों का हमने गुणनफल लेना है, वो गुणनफल 210 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x जमा 2 गुणा 27 माइनस 1 बराबर है 210। अब 27 कैसे आया यहाँ पर, यहाँ 30 में से हमने 3 को माइनस कर दिया तो रह गया 27। तो बेसिकली अंग्रेजी में अंक है जो वो 27 माइनस x है, इसीलिए हमने नीचे भी इसको 27 माइनस x लिखा है। तो प्रश्नानुसार हमें यही दिया है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 210 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, ये जो समीकरण बना है इसको सॉल्व करना है। तो बारी बारी से हम इनको क्या करते जाते हैं, गुणा करते जाते हैं। तो गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 27x माइनस x स्क्वायर
जमा 54 माइनस 2x बराबर है 210। अब आप क्या करें कि ये 27x में से 2x को माइनस कर दें तो रह जाएगा 25x। 210 को भी इस तरफ ले आए तो 54 में से 210 को आप माइनस कर दें तो आपके पास जो समीकरण आ जाएगा वो है माइनस एक्स स्क्वायर जमा 25x माइनस 156 बराबर है 0। क्योंकि 54 में से जब आप 210 को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 156 बच जाएगा। तो आपके पास ये समीकरण आ गया। अब आप क्या करेंगे, -1 से इस पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे। तो -1 से समीकरण को जब पूरे समीकरण को हम गुणा करेंगे तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस से माइनस को गुणा किया तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से हमने -1 से गुणा करके इन सब के चिन्ह बदल दिए। अब हमने क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। तो हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हम गुणनखंड विधि का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो भी आपको आती है, पर मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। तो 156 के आपको क्या लेने हैं, गुणनखंड लेने हैं। और 156 के गुणनखंड आपको ऐसे लेने हैं कि आपके पास बेसिकली जो गुणा करके अचर को एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करके आपके पास क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो आपको ऐसे संयोजन लेने हैं जिससे कि इनको गुणा करके 25 आ जाए। तो सिर्फ एक ही संयोजन है, वो है 13 और 12, क्योंकि 13 गुणा 12 156 होते हैं और 13 और 12 को अगर जोड़ दें तो 25 आता है। हमें क्योंकि -25 चाहिए इसीलिए हमने -12x और -13x करके इसको लिख दिया। तो ये वाला स्टेप है, ये मैंने पहले भी आपको बड़े डिटेल में करवाया हुआ है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए संयोजन ढूंढने में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर -13 को आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा नेक्स्ट स्टेप में x -12, 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x -12 बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि क्या क्या गुणनखंड बन गए। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए क्या क्या गुणनखंड बनेंगे इसमें। हाँ, x -13 गुणा x -12 बराबर है 0। अब मूल निकालने के लिए हमें इन दोनों को 0 के बराबर इनका मान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास x के मान आ जाएंगे। तो x के दो मान आ गए, x बराबर है 12 और x बराबर है 13। तो इसमें x के दो मान है, x 12 भी हो सकता है, x 13 भी हो सकता है। यदि x 12 ले हम तो गणित में अंक हो जाएंगे 12, अंग्रेजी में अंक हो जाएंगे 30 - 12, क्योंकि हमने शुरू में माना था गणित में अंक x और अंग्रेजी में अंक 30 - x। तो x का मान एक बार हमने 12 रख दिया तो गणित में अंक 12 आ जाएंगे, अंग्रेजी में 18 आ जाएंगे। अब दूसरी स्थिति भी हो सकती है, यदि x 13 ले तो गणित में अंक 13 हो जाएंगे और अंग्रेजी में अंक 30 - 13 मतलब 17 अंक। तो बेसिकली ये जो प्रश्न था इसके दो उत्तर बनते हैं, तो और दोनों उत्तर बिल्कुल सही है। वैसे ही चलते हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि एक आयताकार खेत है, उसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण है आयताकार खेत का विकर्ण BD, ये उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा ऑब्वियसली चौड़ाई होगी, तो उस छोटी भुजा को हम मान लेते हैं x। तो ये 60 मीटर अधिक है तो ये x जमा 60 हो जाएगा। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये जो बड़ी भुजा आ जाएगी ये आ जाएगी x जमा 30। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारे पास एक तरह से जो खेत था आयताकार उसका विकर्ण ले लिया। तो ये तीनों भुजाएं आपको पता चल गई, सबसे छोटी भुजा x, उससे बड़ी भुजा x जमा 30 और विकर्ण x जमा 60। और आपको ये भी पता होगा कि बेसिकली यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो ABD इसमें क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। तो अब हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना छोटी भुजा। तो छोटी भुजा हमने मान ली x मीटर, तो m का मतलब यहाँ पर मीटर है। वैसे ही छोटी भुजा के बाद
विकर्ण क्या आ जाएगा, x जमा 60 मीटर, और जो आपकी बड़ी भुजा आ जाएगी x जमा 30 मीटर। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो विकर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमारे पास आ गया x जमा 60 का वर्ग बराबर है x का वर्ग जमा x जमा 30 का वर्ग। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 60 दूने 120x जमा 60 का स्क्वायर 3600। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा है, तो एक्स स्क्वायर जमा 30 दूने 60x जमा 30 का वर्ग 900। अब आप इसको सॉल्व करें, आप यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 120x जमा 3600, इसकी जगह हमने लिख दिया 2x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये सारी रकमों को दूसरी तरफ ले जाना है। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस किया तो रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 120 में से 60 माइनस किए तो रह जाएगा जमा का 60x। 3600 में से 900 माइनस किए तो रह जाएगा आपके पास 2700। तो ये आपके पास समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस हटाने के लिए इस पूरे समीकरण को हम क्या कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास ये समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर है 0। तो इस तरह से हमारे पास ये समीकरण बना है। अब आप देख सकते हो ये द्विघात समीकरण है। अब हमने इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसको हल कैसे करेंगे आपने वही बात है कि आपने 2700 को 1 से गुणा करना है, आ जाएगा आपके पास 2700, और 2700 के ऐसे आपने संयोजन देखने हैं कि 60 आ जाए। तो 90 गुणा 30 जो होते हैं वो भी 2700 होते हैं। 90 गुणा 30 होते हैं 2700। और आप देख सकते हैं 90 और 30 दो ऐसे संयोजन है, 90 में से 30 को माइनस कर दें तो 60 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने -60x को लिखना है। हमने -60x को लिखना है -90x जमा 30x। तो हम इस समीकरण को एक्स स्क्वायर माइनस 90x जमा 30x माइनस 2700 बराबर है 0 लिखेंगे। आगे आपको पता है यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 30 कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x माइनस 90, 30 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 90। उससे अगला स्टेप आपको पता है कि इसके गुणनखंड क्या बनेंगे। तो गुणनखंड आ जाएंगे x जमा 30 गुणा x माइनस 90 बराबर है 0। अब आपने बारी बारी से इनको 0 के बराबर पुट कर देना है, जिससे आपके पास x के दो मान आ जाएंगे। तो एक आपके पास x का मान 90 आ गया और एक -30। तो भुजा क्योंकि माइनस में नहीं हो सकती तो ये वैल्यू हम x की नहीं लेंगे, हम x की सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे। तो x बराबर है -30 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हमारे पास एक ही भुजा बचती है, वो है 90। तो इसका मतलब जो सबसे छोटी भुजा है वो है आपके पास 90। तो इसलिए सबसे छोटी भुजा बराबर है 90 मीटर, बड़ी भुजा बराबर है 90 जमा 30 120 मीटर, और विकर्ण जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 90 जमा 60 बराबर है 150 मीटर। तो इस तरह से हमने सारी भुजाएं इसमें कैलकुलेट कर ली। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो x है। तो बड़ी संख्या x है और हमें क्या दिया है, छोटी संख्या हमें नहीं दी है, तो छोटी संख्या को हम y मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या को x मान लिया, छोटी संख्या को हमने y मान लिया। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि जो y का स्क्वायर है वो 8x के बराबर है,
तो यहाँ पर y का स्क्वायर आएगा बेसिकली, ये y2 नहीं है, ये y का स्क्वायर है। तो जो y स्क्वायर है मतलब छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का वर्ग, वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या मतलब x को 8 से गुना कर दिया, तो इसलिए y स्क्वायर हमारे पास आ गया 8x के बराबर। अब वैसे ही एक और चीज़ दी है, वो है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दोनों संख्याओं का वर्ग ले लीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, वो 180 के बराबर है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर का मान 8x इस समीकरण में पुट कर दें, तो हमारे पास समीकरण बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर है 180, क्योंकि y का वर्ग जो दिया है वो दिया है आपके पास 8x के बराबर। तो वाई स्क्वायर 8x जब हमने इस समीकरण में मान रखा तो हमारे पास समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर है 180। अब आप 180 को इस तरफ ले जाइए तो आपके पास समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर है 0। अब आपने क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं वही गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 180 एकम 180, 180 के ऐसे संयोजन लेने हैं जिससे कि आपके पास 8 आ जाए। तो ऐसे संयोजन है 18 और 10। तो 18 और 10 से 180 भी आ जाता है और 18 और 10 से 8 भी आ जाएगा, उनको माइनस करके। तो इसलिए इस समीकरण को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x जमा 10x माइनस 180 बराबर है 0। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 18 और 10 को कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो दोबारा बच जाएगा x माइनस 18 बराबर है 0। तो अगले स्टेप में अब ये हमारे पास बच गया है। अब अगले स्टेप में आपको पता है कि गुणनखंड कैसे बनेंगे, x जमा 10 गुणा x माइनस 18 बराबर है 0। तो आपने गुणनखंड लिख दिए। अब इससे अगले स्टेप में आपको पता है कि इन दोनों को हमें 0 लेना होता है बारी बारी से। तो एक बार x माइनस 18 को 0 ले लेते हैं और दूसरी बार x जमा 10 को 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से आपकी मान आ जाएंगे x बराबर है 18 और x बराबर है माइनस 10। तो x हमने क्या मानी थी, x मानी थी हमने बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या माइनस 10 नहीं हो सकती, बड़ी संख्या कौन सी होगी, सिर्फ 18। तो इसीलिए x बराबर है माइनस 10 हम नहीं ले सकते, क्योंकि x माइनस 10 बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। तो लेकिन x बराबर है माइनस 10 हम नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो x है वो कितना आ जाएगा 18, और x हमने क्या माना था, x हमने मानी थी बड़ी संख्या। और वाई स्क्वायर आपको पता है, वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, 8x के बराबर, ये शुरू में हमने लिया था। तो जो वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 8 गुणा 18। तो 8 गुणा 18 होते हैं 144। तो वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा आपके पास 144, और y का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा वर्गमूल 144, और 144 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 12। तो इसलिए आपके पास जो बड़ी संख्या है वो है 18 और जो छोटी संख्या है वो है 12। तो इस तरह से हमने दोनों बड़ी और छोटी संख्या यहाँ पर निकाल दी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी लगता है। तो y के भी वैसे दो मान आएंगे, एक प्लस 12 और एक माइनस 12। तो माइनस 12 मान हम y का नहीं लेंगे, तो इसीलिए हमने सिर्फ y का एक ही मान लिया है, वो है 12। तो वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो जो अगला प्रश्न है वो है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यहाँ पर h का मतलब r है, r मतलब घंटा, तो यदि ये चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस वाले प्रश्न को हम कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे आप हो सकता है कि आप कहीं और देखें इस प्रश्न को, उन्होंने किसी और तरीके से किया हो, तो मैं इसको अपने तरीके से कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं इसमें, माना हम समय को हम मान लेते हैं, इसमें चाल को नहीं मान रहा हूँ मैं, इसमें
मैं इसको समय को मान रहा हूँ कि माना जो समय है, जो रेलगाड़ी ने जो समय लिया उसको हम मान लेते हैं x घंटे। अब दूरी हमें पता है, दूरी दी है हमारे पास 360 किलोमीटर। अब हम इससे चाल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चाल होती है दूरी बटा समय, तो हम इससे चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो चाल आ जाएगी आपके पास 360 बटा x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या करना है आपको, चाल को 5 किलोमीटर अधिक करना है। तो चाल को मैं क्या कर देता हूँ, 5 किलोमीटर अधिक। उससे क्या हो जाएगा, जो आपका समय है, समय मतलब x, वो एक कम हो जाएगा। तो आप समझ गए कि इससे कितनी आसानी से आपका समीकरण बन गया कि आपने चाल को 5 अधिक कर दिया, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, बाकी तो समीकरण वैसा ही रहेगा, समय उसका एक कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से सुने और ध्यान से समझें कि हमें क्या दिया था कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो हमने चाल को कर दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। तो उससे क्या हुआ, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। तो जो आपका समीकरण है 360 बटा एक्स, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 360 बटा एक्स माइनस 1, क्योंकि समय अब क्या हो गया, 1 घंटा कम हो गया। तो इस समीकरण को ही अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके इससे एक द्विघात समीकरण बनेगा, उससे हमारे पास x का मान आ जाएगा, x जो हमने समय लिया था। और समय निकालने के बाद हम चाल भी निकाल पाएंगे रेलगाड़ी की। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 360 जमा 5x बटा x, और दूसरी तरफ आप वैसे ही रहने दोगे। अब आप दोबारा से x को इस तरफ ले जाओगे और x माइनस 1 को इस तरफ गुणा कर दोगे। तो आपके पास समीकरण बन जाएगा 360 जमा 5x गुणा x माइनस 1 बराबर है 360x। अब आप बारी बारी से इनको गुणा करते जाओगे, तो बारी बारी से गुणा करके आपके पास आ जाएगा 360x जमा 5x स्क्वायर माइनस 360 और माइनस 5x बराबर है 360। अब अगले स्टेप में हम 360 को भी लेफ्ट साइड को ले जाएंगे। तो इससे आपके पास जो समीकरण है, अब 360x से 360x कट जाएगा, क्योंकि इस तरफ भी 360x जमा का है, इस तरफ भी 360x जमा का है। तो 360x में से 360x चले गए तो 0 बच जाएगा। तो आपके पास समीकरण बच गया 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 360 बराबर है 0। अब इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि ये पूरा समीकरण बेसिकली 5 से भाग हो सकता है पूरा। तो इस पूरे समीकरण को आप 5 से भाग कर दीजिए, ताकि आपके पास समीकरण थोड़ा और छोटा हो जाए। तो आपका जो समीकरण है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 बराबर है 0। अब आपने इस समीकरण को हल करना है। तो मैं गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूँ। तो 72 एकम होते हैं 72, 72 के ऐसे संयोजन जिससे कि आपके पास 1 आ जाए। तो 72 के ऐसे संयोजन है 9 और 8, क्योंकि 9 और 8 को माइनस करेंगे तो 72 भी आता है और 9 और 8 से 1 भी आता है। क्योंकि आपको माइनस 1 चाहिए, तो इसलिए आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x जमा 8x माइनस 72 बराबर है 0। हर बार की तरह जरूर चेक कर लें क्या ये आपने सही लिया है या नहीं लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब आपने ये बिल्कुल सही लिया है। अगले स्टेप में x यहाँ पर कॉमन ले लें और 8 यहाँ पर आप कॉमन ले लें, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 9, और यहाँ पर भी 8 कॉमन लेके x माइनस 9 बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि गुणनखंड क्या बनेंगे। तो गुणनखंड बन जाएंगे x जमा 8 गुणा x माइनस 9 बराबर है 0। अब बारी बारी से इनको 0 पुट कर देंगे, तो इससे आपके पास 2 समीकरण बन गए और x के 2 मान आ गए। अब क्या इस मान को हम लेंगे, हमने x लिया है समय, तो समय माइनस में नहीं हो सकता, तो इसीलिए x बराबर है माइनस 8 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे पास एक ही मान है x का, वो है 9। तो इसलिए जो समय है, जो रेलगाड़ी जो समय लेगी वो है 9 घंटे। अब जब हमें समय पता चल गया है तो हम चाल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि चाल 360 बटा x हमने माना था शुरू में। तो 360 को 9 से भाग कर दिया तो आपके पास बच जाएगा 40। तो अतः रेलगाड़ी की जो चाल थी
वो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमने इस बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको हमने सॉल्व कर दिया गुणनखंड विधि से ही। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये जो बड़े व्यास वाला नल है, इसने मान लो जो समय लिया है वो है x घंटे, ठीक है। तो x घंटे समय लिया है इसने, तो इसलिए छोटे व्यास वाले जो नल द्वारा जो लिया गया समय होगा वो कितना होगा, x जमा 10 घंटे। क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात है, जो छोटे व्यास वाला नल है वो ज़्यादा ही समय लगाएगा। और कितना ज़्यादा समय लगा रहा है वो, ये जो आपका कम व्यास वाला नल है वो 10 घंटे कम समय ले रहा है, ठीक है। तो बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का कम समय ले रहा है। तो इसलिए बड़े व्यास वाला नल जो है वो कम टाइम लगाएगा, इसलिए हमने उसको x घंटे ले लिया। और छोटे व्यास वाला नल ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो वो कितना टाइम लगा रहा है, वो x जमा 10 घंटे लगा रहा है। इस तरह के प्रश्न में आपको यही देखना होता है कि सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है, और अगर दो चीज़ें ज्ञात करनी तो छोटी जो चीज़ है उसको आप x मानते हो। तो समय क्योंकि इसमें कम लग रहा है, तो इसलिए हमने बड़े व्यास वाले नल द्वारा जो लिया गया समय है उसको हमने x घंटे लिया। तो उसके बाद बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि मान लीजिए कि 4 घंटे में एक जो हौज है या टैंक है वो पूरा भर रहा है। 4 घंटे में हौज पूरा भर रहा है, तो 2 घंटे में हौज कितना भरेगा, 2 घंटे में वो आधा भरेगा। तो 4 घंटे में हौज भर रहा है पूरा, मतलब 1, 2 घंटे में भर रहा है 1/2, तो x घंटे में कितना भरेगा, 1/x। तो इसीलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज बराबर है 1/x। अब वैसे ही छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज आ जाएगा 1/x जमा 10। तो ये जो दोनों हैं, दोनों पानी के नल एक साथ जो है वो कितने घंटे में भर रहे हैं, वो 9 से ही 3/8 घंटों में हौज को भर रहे हैं, मतलब 75/8 घंटे में हौज को भर रहे हैं। तो ये दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज, ये हम कैलकुलेट करेंगे इसको उल्टा करके। जैसे हमने x को उल्टा किया था ऊपर, x जमा 10 को उल्टा किया था, वैसे ही 75/8 को हम उल्टा कर देंगे तो वो ये बन जाएगा 8/75 घंटे। तो दोनों नल अगर एक साथ पानी छोड़ा जाए तो 1 घंटे में वो 8/75 इसको भरेंगे, ठीक है। तो ये 8/75 आएगा, यहाँ पर घंटे नहीं आएगा, यहाँ पर घंटे आएगा पर यहाँ पर घंटे नहीं आएगा। तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज है 8/75। अब आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि ये जो दोनों जो नल हैं वो जो 1 घंटे में जो एक साथ जो आपको हौज भर रहे हैं उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, आपको कितना भर रहे हैं वो 8/75। तो ये आपके पास समीकरण बन जाएगा। तो ये जो आपको दिया हुआ था कि दोनों पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं, ये जो चीज़ आपको दी हुई थी उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। तो आप देख सकते हो कि जो पहला नल है वो है 1/x, 1 घंटे में जितना भर रहा है। दूसरा नल 1/x जमा 10, तो दोनों को मिला दिया हमने। दोनों मिला के कितना भर रहे हैं हौज को, 8/75। तो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं वो 8/75। तो ये आपके पास समीकरण बन गया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली समीकरण बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार आपका समीकरण बन गया उसके बाद प्रश्न बिल्कुल आसान है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा x जमा 10 जमा x बटा x गुणा x जमा 10 बराबर है 8/75। अब आप ये जो x और x है इनको जोड़ लीजिए। तो x और x को जोड़ लेंगे हम, तो आपके पास आ जाएगा 2x जमा 10 और नीचे इनको आपस में गुणा कर लीजिए बारी बारी से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जमा 10x आ जाएगा। तो आपके पास जो समीकरण बन जाएगा वो है 2x जमा 10 बटा एक्स स्क्वायर जमा 10x बराबर है 8/75। अब आप दोबारा से 75 को इस तरफ गुणा कर दीजिए और एक्स स्क्वायर जमा 10x को इस तरफ गुणा कर लीजिए। तो आपके पास समीकरण आ जाएगा 150x जमा 750, क्योंकि 75 दूनी 150 होते हैं, 75 दाए 750। वैसे इस तरफ आ जाएगा 8x स्क्वायर जमा 80x। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये सारी की सारी रकम इस तरफ ले आते हैं। तो आपके पास ये समीकरण बन जाएगा 8x स्क्वायर को भी हम इस तरफ ले आए और 80x को भी हम बराबर के इस तरफ को लेफ्ट साइड को ले आए। अब आप देख सकते हैं 150 में से 80 गए तो रह जाते हैं 70। तो इस तरह से हम इस समीकरण को लिख पाएंगे -8x स्क्वायर जमा 70x जमा 750 बराबर है 0। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी संख्याएं 2 से भाग हो सकती हैं, और क्योंकि हमने माइनस चिन्ह भी हटाना है x स्क्वायर के ऊपर से, इसलिए हम इस पूरे समीकरण को क्या करेंगे, -2 से भाग कर लेंगे। -2 से भाग करने से क्या होगा कि x स्क्वायर के ऊपर जमा का चिन्ह आ जाएगा, ताकि आपको समीकरण जो हल करना है वो आसान हो जाए। तो आप पूरे समीकरण को -2 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। पहले -1 से ही भाग कर लेते हैं। -1 से भाग करके इसके चिन्ह बदल गए, तो ये बन गया 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 बराबर है 0। अब पूरे समीकरण को हम 2 से भाग कर देते हैं, तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर है 0। आप ये 2 स्टेप के बजाय 1 स्टेप में भी इसको कर सकते थे। अगर आप पूरे समीकरण को -2 से भाग कर देते तो उससे डायरेक्टली आपके पास ये आ सकता था। तो आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं और इसको आप समीकरण को 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने 375 को 4 से गुणा करना है। 375 को 4 से गुणा करने के बाद आपने संयोजन लेने हैं, ऐसे संयोजन जिससे कि आपके पास जो गुणा करके जो आ रहा है वो है आपके पास 15। ये जो हम गुणा करेंगे इनको आपस में, आपको ऐसे संयोजन लेने हैं जिससे कि यहाँ पर आपके पास -35 आ जाए। और आप जानते हैं 375 चौके होते हैं 1500, तो 1500 के ऐसे संयोजन जिससे कि -35 आ जाए वो है 25 और 60, क्योंकि 60 गुणा 25 होते हैं 1500, तो 60 गुणा 25 होते हैं 1500, और 60 में से आप 25 माइनस करते हो तो आता है 35। तो 60 और 25 दो ऐसे संयोजन है जिससे कि 1500 भी आ रहा है और -35 भी आ रहा है। इसलिए हम इस समीकरण को लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 60x जमा 25x। और आप हर बार की तरह ये चेक जरूर कर लें कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो अगर ये बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पे चिन्ह की गलती होती है, तो आपको माइनस का 35 चाहिए तो आपको -60x पहले लिखना पड़ेगा। अब अगले स्टेप में आपको पता है कॉमन लेना है। तो कॉमन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 25 कॉमन आ जाएगा। तो 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x माइनस 15, और 25 कॉमन लेंगे तो भी बच जाएगा x माइनस 15। तो ये जो आपके पास गुणनखंड आए ये है 4x जमा 25 गुणा x माइनस 15 बराबर है 0। अब हमने क्या करना है, अब 4 को मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि 4 को मैं डायरेक्टली शून्यों के दूसरी तरफ ले गया तो 4 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास समीकरण में ये जो गुणनखंड बनेंगे वो x माइनस 15 गुणा x जमा 25 बराबर है 0 बच जाएगा। तो अब हमने बारी बारी से इनको 0 के बराबर पुट करना है, तो उससे आपके पास x के 2 मान आ जाएंगे। तो x एक तो 15 आ जाएगा और x एक तो -25 आ जाएगा। तो समय क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता,
तो इसलिए x बराबर है -25 का मान हम नहीं लेंगे क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हमारे पास x आ गया 15 और इसलिए जो x 15 आने का मतलब है बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय है 15 घंटे और छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय है 15 जमा 10 मतलब 25 घंटे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन जो है, जो टैंक भरने वाला है, हौज भरने वाला है, बहुत आसानी से कर लिया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, ये दूरी और समय से रिलेटेड प्रश्न है जैसा हमने पहले भी किया था। तो ये क्वेश्चन है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं दोबारा से इस तरह के क्वेश्चन में समय को मान रहा हूँ। आमतौर पे जब भी इस क्वेश्चन को करते हैं तो चाल को मान लेते हैं, पर मैं इसमें किसको मान रहा हूँ, समय को मान रहा हूँ, क्योंकि समय को मानने से हमें ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी समय को माना था, तो इस क्वेश्चन में भी मैं जो सवारी गाड़ी द्वारा जो लिया गया समय है उसको मान रहा हूँ x घंटे। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, x माइनस 1 घंटे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, तो इसलिए 1 घंटा कम समय लेगी, तो इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा x माइनस 1 घंटे। अब ये तो हुआ समय। इसके बाद हमें दूरी दी गई है 132 किलोमीटर और इसलिए सवारी गाड़ी की औसत चाल आ जाएगी हमारे पास 132/x, क्योंकि चाल होती है दूरी बटा समय। तो दूरी 132 है और समय सवारी गाड़ी द्वारा जो लिया गया समय है वो है x घंटे। तो इस तरह से हमारे पास सवारी गाड़ी की औसत चाल आ गई। अब वैसे ही एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल आ जाएगी 132/x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी तो 132 ही है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो समय ले रही है वो है x माइनस 1 घंटे। तो अब प्रश्नानुसार क्या दिया है कि जो आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो यहाँ पर लिख दी हमने एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल और वो सवारी गाड़ी की चाल से 11 अधिक है। तो आप समझ गए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी की चाल से 11 अधिक है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। जैसे अगर मैं बोलूं कि 7 है वो 4 से 3 अधिक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 7 बराबर है 4 से 3 अधिक। तो वैसे ही हमने इसको भी लिखा कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है वो लिखी पहले, सवारी गाड़ी की चाल है वो लिखी, वो कितनी अधिक है, 11 अधिक है। तो इस तरह से हमने ये समीकरण बना दिया। तो इस तरह के प्रश्न बेसिकली इनमें समीकरण बनाना मुश्किल होता है, उसके बाद ये बिल्कुल आसान होते हैं। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आपके पास जो समीकरण बन जाएगा वो आ जाएगा 132। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको इस तरफ ले जाइए, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो 132/x माइनस 1 माइनस 132/x बराबर है 11। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो एक ही समीकरण को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 132x माइनस 132 गुणा x माइनस 1 बटा x गुणा x माइनस 1 बराबर है 11। तो अब आप इसको अंदर गुणा कर लीजिए इस माइनस 132 को, और यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x और ऊपर आ जाएगा 132x माइनस 132x जमा 132। तो इस तरह से आपके पास समीकरण आ गया। और ये x गुणा x माइनस 1 है, इसको पूरा का पूरा हम दूसरी तरफ ही ले गए। तो आप देख सकते हो 132x से 132x कट जाएगा, आपके पास सिर्फ बच गया यहाँ पर 132। इसको सॉल्व करेंगे, 11x को x के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा
11x² और 11x को -1 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा -11। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x² वाली रकम में एक तरफ को ले जाएंगे, तो हमने इसको उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। 11x² - 11x बराबर है 132। अब ये जो आपके पास समीकरण बचा, इसमें 132 को भी आप इस तरफ ले गए तो आपके पास समीकरण बच गया 11x² - 11x - 132 बराबर है 0। अब इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, और 132 को अगर आप देखें 2 और 1 3 होते हैं, बीच में भी 3 है, तो ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो ये तीनों संख्याएं 11 से भाग हो रही हैं, इसलिए इस हम पूरे समीकरण को 11 से भाग कर देते हैं ताकि हमारे पास एक आसान सा समीकरण बन जाए। तो जब हम 11 से भाग कर देंगे इसको, तो हमारे पास ये बिल्कुल आसान सा समीकरण बन जाएगा। x² - x - 12 बराबर है 0। अब आप देख सकते हैं 12 एकम होते हैं 12, 12 के संयोजन 4 और 3 ऐसे संयोजन है जिससे कि हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसलिए इस समीकरण को हम लिखेंगे x² - 4x = 3x - 12 बराबर है 0। x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x - 4, और 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x - 4। और इस तरह से गुणनखंड आपके पास आ जाएंगे x = 3 × x - 4 बराबर है 0। अब x के अलग अलग मान हम ले लेंगे, तो 2 मान आ जाएंगे x के, एक तो -3 और एक x बराबर है 4। इस मान को हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारे पास एक ही मान बचता है, वो है x बराबर है 4। तो अतः सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय है 4 घंटे, और इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 4 - 1 मतलब 3 घंटे, और सवारी गाड़ी की औसत चाल आ जाएगी 132/4, क्योंकि हमने शुरू में ही ये चीज़ देखी थी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, शुरू में हमने ये चीज़ देखी थी कि बेसिकली जो चाल होती है वो दूरी बटा समय होती है। दूरी 132 है, समय 4 है, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल आ गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 132/4 - 1 मतलब 132/3, और 132 को जब हम 3 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके बाद लास्ट प्रश्न बचता है ये, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जो 2 अलग अलग वर्ग दिए हैं उनके परिमापों का अंतर दिए हैं, तो हम बड़े वर्ग की भुजा मान लेते हैं x मीटर, और छोटे वर्ग की भुजा को मान लेते हैं हम y मीटर। अब क्या दिया गया है हमें, सबसे पहले तो इनका परिमाप कितना निकलेगा, पहले तो हम इसका परिमाप निकालते हैं। तो जो आपका सबसे पहले तो आपको जो दिया गया है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग की भुजा अगर x है तो क्षेत्रफल आएगा x², वर्ग की भुजा y है तो क्षेत्रफल आएगा y²। दोनों क्षेत्रफलों का योगफल कितना दिया गया हमें, 468। तो इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब वैसे ही उनके परिमाप निकालेंगे हम, तो परिमापों का अंतर कितना हो जाएगा। अब आप जानते हैं इस वाले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा मतलब 4x, और छोटे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा y मतलब 4y, और जब हम परिमापों का अंतर निकालेंगे तो 4x - 4y परिमापों का अंतर वो हमें दिया है कितना, 24 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास एक समीकरण बन गया 4x - 4y बराबर है 24। आप देख सकते हैं कि सारा समीकरण 4 से भाग हो सकता है, तो इसलिए पूरे समीकरण को 4 से जब हमने भाग कर दिया तो x - y हमारे पास आ गया 6 के बराबर। अब इससे -y को दूसरी तरफ ले जाइए तो x आ जाएगा 6 + y। अब ये जो समीकरण 2 में जो x का मान हमारे पास आया है उसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो उससे समीकरण 1 क्या बन जाएगा, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर आपका समीकरण 1 बन जाएगा y = 6 का वर्ग। x की जगह कितना लिख दिया हमने, 6 + y या y = 6। वैसे ही y² को y² ही रहने दिया,
बराबर है 468। ये a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लिख देंगे वाई स्क्वायर जमा 12y जमा 36 जमा वाई स्क्वायर बराबर है 468। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को जमा कर दिया तो आ जाएगा 2y स्क्वायर। तो यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को जमा कर दिया तो आ जाएगा 2y स्क्वायर। और 468 को भी आप इस तरफ ले आइए तो आपके पास समीकरण बन जाएगा 2y स्क्वायर जमा 12y और 36 में से 468 को माइनस किया तो रह जाएगा माइनस 432। अब आप देख सकते हैं इस पूरे समीकरण में 2 कॉमन है, मतलब ये पूरे समीकरण को हम 2 से भाग कर देंगे, जिससे हमारे पास जो समीकरण बन जाएगा वो है वाई स्क्वायर जमा 6y माइनस 216 बराबर है 0। तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर है। तो ये आपके पास समीकरण बन गया। ये एक द्विघात समीकरण है। अब आपने क्या करना है, इसके संयोजन लेने हैं 216 के, ऐसे संयोजन जिससे कि 6 आ जाए आपके पास। तो 216 के आपने ऐसे संयोजन लेने हैं जिससे कि 6 आ जाए। तो 18 गुणा 12 होते हैं 216 और 18 और 12 से बेसिकली आपके पास 6 भी आ जाएगा। तो 18 और 12 ऐसे 2 संयोजन है जिससे कि 216 भी आ जाएगा और जिससे कि 6 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस समीकरण को लिखेंगे वाई स्क्वायर जमा 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर है 0। अब हम y कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और 12 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो आपके पास अंदर बच जाएगा y जमा 18 और यहाँ पर भी 12 कॉमन ले लिया तो y जमा 18 बच जाएगा। तो आपके पास जो गुणनखंड बन गए वो है y माइनस 12 गुणा y जमा 18 बराबर है 0। इस तरह से y के आपके 2 मान निकल रहे हैं। तो y के 2 मान कौन कौन से आएंगे, एक तो y माइनस 18 आ जाएगा और दूसरा y 12 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें माइनस वाला मान हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो भुजा है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे पास y का एक ही मान बच गया, वो है y बराबर है 12। इसलिए y 12 के बराबर आ जाएगा और अतः छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर आ जाएगी। और समीकरण 2 में हम y का मान रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो बड़े वर्ग की भुजा क्योंकि x है और वो y जमा 6 है, तो y का मान रख दिया तो 12 जमा 6 18 मीटर आके बड़े वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। आप YouTube पे जाएं, सर्च करें मेरा नाम स्मिरू ठाकुर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल बटन दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं, कोई भी कमियां हो तो ज़रूर गिनाएं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।